नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टरी स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे जो 10th क्लास की ज्योग्राफी है उसका 6वां चैप्टर है। और इससे जो भी इसके जो पहले 2 चैप्टर हैं वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो आज जो 6वां चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, उसका पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों, हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं कि जो 4 चैप्टर आ रहे हैं, अभी बोर्ड में देखा जाए 2021 में जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं। तो उनको हम जो आ रहे हैं हम धीरे धीरे उनको पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम उनको भी पढ़ेंगे धीरे धीरे जो नहीं आ रहे हैं लेकिन वो अपने बुक में हैं। तो आज का जो चैप्टर है दोस्तों विनिर्माण उद्योग। इस विनिर्माण उद्योग में दोस्तों जो मैंने पॉइंट्स कुछ लिख रखे हैं, इससे हम इसको चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे विनिर्माण उद्योग क्या है, इसका महत्व क्या है, कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें इसका क्या योगदान है, या कह सकते हैं जीडीपी में इसका क्या योगदान है। औद्योगिक है, कोई भी जो उद्योग है उसको एस्टेब्लिश करने की एक स्थिति, एक अनुकूल स्थिति कहां होनी चाहिए, ये भी पढ़ेंगे। उद्योगों का हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। तो हम जो आज ऐसे पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हमारे को ये आना चाहिए कि ये विनिर्माण उद्योग होता क्या है दोस्तों। तो विनिर्माण उद्योग दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि विनिर्माण उद्योग का अर्थ है कि किसी भी कच्चे माल को एक बहुमूल्य पदार्थ में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। और एक लार्ज अमाउंट में, क्योंकि ये नहीं कि आप छोटी सी चीज का बड़ी अमाउंट में, जो भी कुछ ज्यादा क्वांटिटी होती है, कैसे कह सकते हैं कि विनिर्माण का अर्थ है कि कच्चे माल का प्रयोग करके किसी भी वस्तु को, कच्चे माल को हम एक बहुमूल्य या मूल्यवान पदार्थ में कन्वर्ट करने की इस प्रक्रिया को ही हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसा आप देखते हैं कृषि से जो भी कुछ कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे आटा हुआ, कृषि से उससे हम क्या है उद्योग में ले जाएंगे और उसके बिस्किट बना लिए, उसके टोस्ट बना लिए, उसकी ब्रेड बना ली। तो हम कह सकते हैं कि जो कच्चा माल है उसका उपयोग करके हम एक बहुमूल्य पदार्थ में कन्वर्ट करना ही ये क्या है, विनिर्माण उद्योग होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम इससे समझ गए कि विनिर्माण उद्योग होता क्या है। आप आराम से इसकी इजीली आपकी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। लेकिन बात करें दोस्तों कि जो विनिर्माण उद्योग है, जो उद्योग लगे हुए हैं किसी भी देश में, जो उद्योग स्थापित होते हैं उसका एक उसकी महत्व, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है, वहां के लोगों के लिए उसका क्या महत्व है, वहां की जो जनता है उसके लिए उसका क्या महत्व है। यही पढ़ेंगे हम दोस्तों कि विनिर्माण का महत्व क्या है। दोस्तों, जैसा देखते हैं कि उद्योग हैं, जो विनिर्माण उद्योग हैं, वो कृषि की जो कृषि है, कृषि क्षेत्र है, उसमें जो आधुनिक तकनीक है उसको तो आगे लाते ही हैं। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में क्या है, ये क्या है, लोगों को एक रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और इससे जो कृषि पर जो एक बोझ है, बेरोजगारी का जो बोझ है, उसको भी ये विनिर्माण उद्योग कम करते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि विनिर्माण उद्योग न कृषि की जो आधुनिकता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि जो कृषि पर ज्यादा जो एक भार है लोगों का, क्योंकि देखते हैं हम भारत जैसे देश में कृषि पर कितने लोग लगे हुए हैं अपनी जीविका के लिए, अपने दिन के प्रतिदिन के अपने पेट भरने के लिए किस प्रकार से कृषि क्षेत्र पर लगे हुए हैं। और कृषि का जो अमाउंट है जो है वो बहुत कम है, लेकिन उस पर जो रहने वाले लोग हैं या उस पर जो कृषि कर रहे हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो हम कह सकते हैं कि कृषि आज के समय में कृषि पे भार बहुत है। तो उसमें लोग क्या है, सीधा सा आके और इन उद्योगों में लग जाते हैं, जिससे कृषि पर जो बोझ है वो कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग ना सिर्फ एक आधुनिकता को बढ़ावा देते हैं कृषि के लिए, बल्कि ये क्या करते हैं, जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र होते हैं उसमें ये लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं और ये कृषि पर हमारे बोझ को कम करते हैं। तो ये विनिर्माण का एक पहला महत्व होता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने बताया कि आधुनिकता को कैसे बढ़ावा देते हैं। तो आधुनिकता का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि कृषि के क्षेत्र में आज के समय में हम देखें तो कृषि क्षेत्र में आप कितने इंप्लीमेंट्स देख सकते हैं जो कृषि को अंजाम देते हैं। जैसे उर्वरक हैं, ये आज तकनीकी से हैं। उसके लिए जोतने के लिए जो प्लाऊ है, उसके लिए जो कुछ इंप्लीमेंट्स हैं, जो भी कुछ है उसकी पंप देख लीजिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए आप देखते हैं ये स्प्रिंकल सिस्टम है, रबड़ है, रबड़ के जो पाइप बनते हैं वो है, उसकी पंप है, उर्वरक है, और भी कई ऐसे औजार होते हैं जिससे सोविंग होती है। जैसे आप बुआई के लिए सीड ड्रिल है और कल्टीवेटर हैं। ये सब जो इंप्लीमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, वो सब कहां से आते हैं, उद्योगों से बन के आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग क्या है, कृषि की आधुनिकता को बढ़ावा देते हैं, आधुनिक जो तकनीक है उसको बढ़ावा देते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ा दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये पढ़ा दोस्तों कि आज के भारत के संदर्भ में देखा जाए या किसी भी देश के संदर्भ में देखा जाए, जो आज एक बेरोजगारी, एक जो गरीबी की दर है वो बहुत ही ज्यादा है।
अब इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही एक उद्योग स्थापित होंगे तो वहां जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और अपनी जीवन यापन को आराम से अंजाम दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विनिर्माण उद्योग हैं वो लोगों की बेरोजगारी एवं गरीबी को की सहायता करते हैं। वहां पे लोग आके रोजगार प्राप्त करते हैं और उनको जीवन यापन के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। और एक गरीबी को या जो भी कुछ बेरोजगारी है उसको दूर करने का एक उपाय भी है। कहीं कहीं आप देखते हैं किसी को जो पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, जैसे आप SEZ जैसा पढ़ते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे राजस्थान में मुख्यतः देखा जाए तो जयपुर में स्थापित है। वहां पे क्या किया जाता है, जो भी कुछ पिछड़े इलाके हैं वहां पे रोज बेरोजगार बहुत हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं मिल पा रहा, लोग गरीब हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाती है। उसके अंतर्गत जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देती है। उन उद्योगों को खास से कुछ छूट भी देती है, कुछ उनके लिए कुछ कंसेशन भी, कुछ छूट रहती है। जैसे उनके लिए जो उद्योग है उसके लिए जो उनको इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट है वो कम कर देती है, उसके लिए कुछ परिवहन की सुविधा खुद से मुहैया करा देती है। वहां से रहने की जो जगह है, किसी उद्योग को जो स्थापित हुआ है उसके लिए जगह है उस पर किराया जैसे देते हैं, या किसी का पर्सनल होता है तो उस पर आराम से लोन दे सकती है, या उसकी जो रेट है वो कम कर सकती है। कभी कभी गवर्नमेंट अपने ही क्षेत्र गवर्नमेंट वाले में भी स्थापित करने के लिए दे देती है, जो भी कुछ फर्म वाले मालिक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो उद्योग होते हैं वो भारत जैसे देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में सहायक होते हैं। तो ये भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का एक महत्व है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों, जैसा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि एक विदेशी मुद्रा होती है, किसी देश में विदेशी मुद्रा होती है। ये विदेशी मुद्रा हमको कब प्राप्त होती है? ये प्राप्त जब होती है जब हमारे देश जैसे भारत में देख लीजिए, कोई भी वस्तु अगर हम बाहर हम निर्यात करते हैं, निर्यात मतलब निकालना, आयात मतलब आना, मतलब आयात माने जो हमारे देश में आ रही है, निर्यात हम इसको दूसरे देश में भेज रहे हैं, निकाल रहे हैं, निर्यात। ठीक है, तो निर्यात से दोस्तों जैसा आज ये चीजें और उद्योग में बन रही है, जो हम चीजें बना रहे हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी कुछ कमोडिटीज हैं वो हम बाहर निकाल रहे हैं, वो कहाँ निर्मित हुई है? वो उद्योगों में। कहाँ? उद्योगों में। तब जैसे ही हम हमारी आवश्यकता से अधिक हम किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए हम दूसरे देश में क्या है, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, दूसरे देश में जैसे ही हम इसका निर्यात करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जैसे मैं जापान में कोई चीज बेचने गए हम तो जापान की मुद्रा हमारे देश के लिए आ जाएगी, और वो जापानी मुद्रा जो हमको जो उद्योग में बनने वाले जो उत्पादन से हुई, हम उस विदेशी मुद्रा का उपयोग कहीं और जगह कर सकते हैं। हमको किसी, जैसे हम जापान में गए, जापान में हमने पेन है, जो पेन हमने निर्माण किया उद्योग में, उसको लेके गए जापान में, हमने 50,000 रुपए की क्या है पेन बेच दी। तो यहाँ की जो हम यहाँ की मुद्रा लेंगे तो यहाँ की मुद्रा को लेके अपने भारत देश आ गए। अब हमको USA से हमको कोई भी इस ऐसी तकनीक या कोई भी मशीन लेनी है तो हम उसको किस में देना पड़ेगा, उसके डॉलर में देना पड़ेगा। तो हम जो एक्सचेंज मार्केट होता है उसमें इसको चेंज करके, जैसे जापान की करेंसी आई अपने पास, इसको हम एक्सचेंज मार्केट में चेंज करके और डॉलर बदल लिए, और जैसे हमको US से चाहिए हमको कुछ मशीन तो हम US वालों को डॉलर दे देंगे और मशीन ले लेंगे। कहने का अर्थ होगा दोस्तों कि विनिर्माण उद्योग विदेशी मुद्रा के कोष के भंडार में भी वृद्धि करते हैं। किसी भी देश से मुद्रा लेने में या विदेशी मुद्रा लेने में ये उद्योग क्या है, सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं? क्योंकि उद्योगों में जो भी वस्तु बनती है वो दूसरे देश में हम करते हैं, वहां से वो मुद्रा मिलती है, उस मुद्रा का उपयोग हम कोई और चीज खरीदने के लिए जो हमारे पास नहीं है वो हम चीज खरीदने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि जो विनिर्माण उद्योग है वो विदेशी मुद्रा के जो भंडार है उसमें वृद्धि करने में सहायक होता है। और हम जानते हैं दोस्तों जिस भी देश के पास विदेशी मुद्रा के पर्याप्त सोर्स हैं, पर्याप्त मात्रा में अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा है तो कह सकते हैं कि हम कोई भी चीज किसी देश से अगर जरूरत पड़े तो हम आराम से उसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा होना अति आवश्यक है। और चौथा पॉइंट दोस्तों देख सकते हैं कि हम जो विनिर्माण उद्योग है दोस्तों, हम एक डेवलपमेंट से एसोसिएटेड करते हैं इसको। कैसे? कि हम जानते हैं कि आज के आप यूरोपियन कंट्रीज को देख लीजिए, पहले देखते हैं जब औद्योगिक क्रांति हुई 1750 के दशक में, देखा जाए 80 में, जैसे ब्रिटेन में हुई, तो जो औद्योगिक क्रांति है दोस्तों वो हमको विकास के साथ हम इसको साथ लेके चलते हैं। कैसे दोस्तों? कि जैसे कोई भी यूरोपियन कंट्री है, अब वो क्यों फेमस है या कह सकते हैं क्यों वो रिच कंट्रीज हैं, क्योंकि वहां पे विनिर्माण उद्योग या वहां पर उद्योग की जो संख्या है वो ज्यादा है। तो इसी प्रकार देख सकते हैं जिस भी देश में जो उद्योगों की जो स्थिति या उद्योगों की जो संख्या है वो अधिक होती है तो हम कह सकते हैं वो विकास करेगा देश, क्योंकि हम आजकल के विकास को हम उद्योगों से क्या है कोरिलेटेड करते हैं। क्यों जो भी कुछ वस्तुएं बन रही हैं वो दूसरे देश में जा रही हैं, वहां से विदेशी मुद्रा आई, बाजार में भी और किसी को बेचने तो वहां से ही पैसा आया। मतलब कह सकते हैं कि आज के युग में जो भी हम चीज अपने और पास देखते हैं, बाजार में देख लीजिए, कहीं मेला हाट देख लीजिए, कोई भी तकनीक है, पंखा है, मोबाइल है, कोई भी मशीन है, कोई भी खाने की चीज है,
कुछ भी पहनने की, वो कहाँ बन रही है, वो उद्योग में बन रही है। और उद्योग में बनेगी तो हम उसको बाहर देंगे, बाहर से विदेशी मुद्रा आई, अपने अगर हम अपने देश में ही बेचना चाहते हैं तो यहाँ से ही मुद्रा की प्राप्ति होगी, तो विकास होगा, सीधी सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत की जीडीपी है या और भी देश की कोई भी जो जीडीपी है उसके सहयोग में इसका महत्व रहता है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के विकास को हम क्या उद्योगों के साथ क्या कोरिलेटेड करते हैं। तो ये 4 पॉइंट बताए दोस्तों कि उद्योगों का महत्व क्या है, उद्योग किस तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था को एक ये कहते हैं बूस्ट देते हैं, किस तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने बताए दोस्तों, आराम से इजीली आप समझ पा रहे होंगे और आराम से आप लिख सकते हैं कि उद्योगों का महत्व क्या है, किस तरीके से मैंने चारों संदर्भ में बताया, बेरोजगारी रोजगारी के संदर्भ में, विदेशी मुद्रा के में, विकास के में, और कृषि के आधुनिकरण या दूसरे क्षेत्रों में जो भी रोजगार मिलता है उसके अनुसार होता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि जो कृषि है और उद्योग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। पूरक का अर्थ हुआ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दे आर टोटली डिपेंड ऑन ईच अदर। कैसे हैं ये भी हम लोग जानना जरूरी है दोस्तों। जैसा हम जानते हैं जो उद्योग होते हैं, कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर डायरेक्टली रूप से निर्भर हैं। कैसे, कुछ पटसन उद्योग है, जूट उद्योग है, रेशम का जो उद्योग है, कॉफी उद्योग है और चाय उद्योग है, जो कुछ मसाले की जो भी कुछ उद्योग आप देखते हैं, ये उद्योग अपने कच्चे माल के लिए कहां से कच्चा माल लाएंगे, किस पे निर्भर है, ये सीधा सा कृषि पे निर्भर है। कॉफी का कच्चा माल, जो पत्तियां हैं, जो कॉफी बनती है, चाय बनती है, वो कहां से चाहिए, कृषि से चाहिए। उसको रबड़ बनानी है, उस रबड़ बनानी है, उसको कच्चा माल कहां से मिलेगा भाई, रबड़, कृषि से रबड़ से मिलेगा। उसको अगर वस्त्र बनाने हैं, वस्त्र उद्योग है, तो उसको कच्चा माल भी तो चाहिए उसको बनाने के लिए, तो वो कहां से मिलेगा, पटसन उद्योग है, जूट है, मतलब कृषि से चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग अपने कच्चे माल के लिए वो किस पर निर्भर है, कृषि पे। ठीक है। अब कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो कृषि पे उद्योग है, कृषि पे डिपेंड है, कुछ वन पे उद्योग है, तो वन पे जो कि डिपेंड है। तो हम धीरे धीरे इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन बात चल रही है कि दोस्तों जो कृषि है और उद्योग वो एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। तो दोस्तों जो उद्योग हैं, उद्योग कैसे, मैंने बताया कि कृषि पर कैसे निर्भर है। अब देखिए दोस्तों जो कृषि है वो उद्योग पे कैसे निर्भर है। हमने ये तो बात कर ली कि कृषि पे उद्योग कैसे निर्भर है। अब बात करेंगे जो कृषि है वो उद्योग पे निर्भर कैसे है। तो दोस्तों ये बात हमको जानना चाहिए कि कृषि, आज के युग में कृषि देखा जाए, उसके जो उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है बोने से और लास्ट में जो स्टोरेज भंडार तक जिसका जो कृषि का पीरियड होता है, उसमें हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से हमको कुछ तकनीक या कुछ इंप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आप बुआई से देख लिए, जब हम खेत को बोते हैं उसके खेत के ट्रैक्टर के सहारे से, तो उसको किसका, हमको जो हल चाहिए उसके लिए कल्टीवेटर चाहिए। हम जब बोते हैं बीज को तो हमको क्या चाहिए, बोने के लिए जो भी कुछ सीड ड्रिल आती है वो हमको चाहिए। उसके लिए सिंचाई के लिए हमको पानी चाहिए, तो पानी कहां से आ रहा है, आजकल देखते हैं नहर और इसका कम उपयोग है, हम सिंचाई के जरिए, या हम दोस्तों जो पंप हैं उनको हम ट्यूबवेल में डालते हैं, वहां से निकालते हैं। जो तकनीक ये कहां से आई, हम उसके लिए जो लास्ट में कटता है उसके लिए हम काटने के लिए जो इंप्लीमेंट चाहिए वो भी उद्योगों से आ रहे हैं। जब हम उसको एक दूसरे से अलग करते हैं, जब जैसे जो काफ होता है, काफ जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी जो कृषि होती है उसका भूसा बोलते हैं उसको, उससे जब हम उसको अलग करते हैं दाने को, जैसे जो कटर, जैसे आप थ्रेसर बोलते हैं, जो थ्रेसरिंग होती है, थ्रेसिंग, उसके लिए तकनीक चाहिए। तो जो कृषि के लिए भी कहीं ना कहीं से उद्योग ही इतना महत्वपूर्ण है जितना उद्योग के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। तो एक दूसरे से हम किस तरीके से पूरक हैं ये हमने समझा, क्योंकि कृषि आज के युग में कृषि के लिए बहुत सारी तकनीक, उर्वरक, पंप, सिंचाई, उसके लिए थ्रेसिंग के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, उसके सोविंग के लिए, बीने बोजने के लिए, और उसके जो बीड्स होते हैं, बीट साइड जो आप बोलते हैं, जो बीड्स होते हैं उसको निकालने के लिए जो अनवांटेड कुछ प्लांट्स होते हैं ना, जो इसमें उपज जाते हैं कृषि के साथ में, जिसको हम उसको भी निकालते हैं क्योंकि वो उसकी ग्रोथ को रोकते हैं कृषि को। तो उसके लिए भी हमको कुछ ऐसे इंप्लीमेंट्स है, खुरपी है, जो आप आजकल आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी नराई गुड़ाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि कृषि भी कहीं ना कहीं से बहुत रूप से वो उद्योगों की जो भी कुछ उत्पाद बनने हैं उस पर निर्भर है। तो इस पॉइंट पे हमने यही जाना कि कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर कैसे पूरक हैं या एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब जैसे हमने पढ़ा कि विनिर्माण का महत्व क्या है, तो अब पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योगों का क्या योगदान है। जैसे हमने कुछ तो इसमें कवर कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर हम सिर्फ डाटा की बात करेंगे कि जो डाटा, उनको आंकड़े कुछ क्या कहते हैं कि वाकई में कृषि का कुछ महत्व है। तो दोस्तों जैसा देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर उसका सर्वाधिक जो योगदान है अगर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से है तो वो देश विकसित माना जाता है। क्योंकि आज के युग में जो भी देश है जिसका अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो अगर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से है या चतुर्थ क्षेत्र से, तो वो क्या है, वो डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। लेकिन अगर जो कोई भी आप बहुत सारे देश हैं
जिसकी अर्थव्यवस्था का कम से कम 40% कृषि इस पर निर्भर है, बस कृषि उत्पादों पर निर्भर है, तो वो कहीं ना कहीं देश से वो पिछड़ा देश माना जाता है। तो इसी वजह से दोस्तों के अर्थव्यवस्था में हमारे अगर संदर्भ में देखा जाए तो औद्योगिक जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उद्योगों का योगदान क्या है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज के युग में, आज के समय में जो भारतीय जीडीपी है उसमें इस विनिर्माण या उद्योग का जो योगदान है वो 27% है। उसमें से भी 10% के दोस्तों जो कुछ खनिज हैं, कोई भी तेल है, जो भी और कुछ भी जो पदार्थ, विद्युत है, उससे उस पे है, लेकिन सिर्फ 17% है हमारा। 100% जो जीडीपी होती है उसमें 17% योगदान है सिर्फ उद्योगों का। तो मैंने जैसे अभी बताया कि जिस देश का उत्पादन या जिस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिस देश की जो जीडीपी है, अगर सबसे ज्यादा उसमें योगदान अगर उद्योगों का द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का हुआ तो वो देश क्या है, विकसित या अच्छी अवस्था में माना जाएगा। लेकिन जिस देश की जो योगदान है, जिस देश का कृषि का योगदान है, अगर वो ज्यादा है जीडीपी में, तो उसका कहने का अर्थ हुआ कि वो देश पिछड़ा हुआ माना जाएगा। तो अगर भारत के अगर संदर्भ में देखा जाए तो 17% से केवल जीडीपी में योगदान है किसका, उद्योगों का। ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये निंदनीय स्थिति है, क्योंकि कम से कम हमारा 40% योगदान होना चाहिए उद्योगों का जीडीपी में। और जैसे मैंने बताया तो दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमारे उद्योगों का जो योगदान है वो दोस्तों 17% है, जो बहुत ही कम है, और इससे ज्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर विकसित देश हैं उनका जो उनमें जो उसकी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान रहता है द्वितीय या तृतीय क्षेत्र का। ये तो आप समझ पा रहे हैं द्वितीय तृतीय क्षेत्र क्या होती है। तो जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है, भारत का कम है। और दोस्तों जो कुछ हमारे अगर पूर्वी कुछ देशों की बात की जाए तो उनका योगदान है 34 से 35% या 35 से ऊपर है, 40 के बीच में। तो ये भी स्थिति सही है, लेकिन भारत की तो क्या है, 17% है। तो ये बहुत ही हमारी जो अर्थव्यवस्था के लिए ये नेगेटिव साइन है दोस्तों, क्योंकि कम से कम हमारा 40% ऐसा कुछ हो तो हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे फल रही है, धीरे धीरे फूल रही है। ठीक है, तो अब दोस्तों जो पूर्वी कंट्री है या यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, अगर उसकी बात की जाए, उसके बहुत सारे देश हैं जिसका कम से कम 60% जो जीडीपी में योगदान किसका है, द्वितीय क्षेत्र का, और 30% कम से कम देखा जाए तो वह तृतीय क्षेत्र का, सिर्फ 10% बचा है जो कृषि की कुछ इंप्लीमेंट्स का है। तो हम कह सकते हैं ऐसी देश क्या है, ये देश विकसित है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान बहुत ही कम है, और इसको ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये भारतीय देश क्या है, थोड़ा विकसित करे, विकास करे, और इसका योगदान धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों देखा जाए तो ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन कृषि का जो योगदान है अगर 2003 से देखा जाए तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ा है, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे और बढ़ रहा है, और कुछ ऐसी नीतियां पॉलिसी चल रही है कि हमारा जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है वो आगे बढ़े, जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़े। तो दोस्तों मैंने बताया कि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका भी भारत में तो देखा जाए संदर्भ में तो इतना सही नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं उसमें इसका योगदान अच्छा है। अब बात करेंगे दोस्तों कि औद्योगिक अवस्थिति ये क्या है। इसका कहने का अर्थ हुआ जो भी हमने पढ़ा, मतलब एक उद्योग को एक अनुकूल या उद्योग को विकास करने के लिए उसकी जो लोकेशन है वो कहां होनी चाहिए, इसमें हम पढ़ेंगे उद्योग की अवस्थिति में। मतलब किसी भी उद्योग को उसकी जो लोकेशन कहां उसको सेलेक्ट करनी चाहिए, या कौन सी अवस्थिति है जहां पे उद्योग निर्भर करते हैं। दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो उद्योग की अवस्थिति आप सीधा सा अनुमान लगाए, पहली पॉइंट आपको ये होना चाहिए कि उद्योग वहां अवस्थित होंगे जिसकी जो लागत है वो बहुत कम हो, मतलब उसको ले जाने, लाने, बनाने की जो भी सभी लागत है वो बहुत कम होगी। उद्योग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वही देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं दोस्तों, अगर किसी चीज को बनाने में अगर उनकी लागत ज्यादा लग रही है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी, ये तो आप नॉर्मली जानते ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग की जो अवस्थिति है वो अनुकूल अवस्था में होनी चाहिए, और उसके कुछ कारक हैं यहाँ इनकी होनी चाहिए। पहली दोस्तों होना चाहिए कि उद्योग, हम कहीं भी उद्योग लगा रहे हैं, हमने कोई भी उद्योग लगाया, उसके पास ही हमको श्रम मिलना चाहिए, श्रमिक होने चाहिए। श्रमिक क्यों होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसके लिए उत्पादन है वो किसके जरिए होगा, श्रमिक हैं, लोग हैं, वो काम करेंगे जिसके जरिए कोई उत्पादन होगा। तो वहां होना चाहिए, उद्योग की अवस्थिति वहां होनी चाहिए जहां आराम से इजीली, कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ सस्ती दर में श्रमिक मिल जाए। जैसे बिहार उड़ीसा में रानीगंज है, उड़ीसा में संबलपुर है, और आप राउरकेला, ये सारे ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ, या महाराष्ट्र में रत्नागिरी आप पढ़े होंगे, रत्नागिरी है, उड़ीसा में, बिहार में जो गया है, बहुत सारे ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो श्रमिक है वो सस्ती रेट में। इसी वजह से हम देखते हैं कि भारत का जो पूर्वी एरिया है वहां पे उद्योगों की स्थिति ज्यादा है, बहुत सारे उद्योग हैं। राउरकेला है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार में, और रानीगंज है, ये सारे आप देख सकते हैं किस तरीके, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जो भी कुछ देखते हैं, तो वो सारे कहाँ हैं, वो इन्हीं
जो डिस्ट्रिक्ट है वहां उसके पास है, क्योंकि वहां से उनको आराम से श्रमिक मिल जाते हैं काम करने के लिए और कम रेट देनी पड़ती है, उनको पैसा कम देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि श्रमिक मिलेगा वाहन की उपस्थिति। दूसरा दोस्तों पूंजी भी होना चाहिए, पूंजी का अर्थ हुआ दोस्तों पैसा, ठीक है। तीसरा अर्थ हुआ दोस्तों परिवहन। उस जैसे ये उद्योग है, इसमें हमने किताबें बना ली या कोई भी और चीज हमने कोई बना ली, तो उसको बाजार में बेचने के लिए, बाजार में ले जाने के लिए कुछ परिवहन की आवश्यकता चाहिए। जैसे आप रायपुर में देख लीजिए, रायपुर में हमने जैसे रायपुर में आप देखोगे तो वहां पे कुछ जो उद्योग है वो उसके ट्रेन के जस्ट बगल में ही है। ट्रेन से जब बोकारो है और भिलाई है, भिलाई देखोगे तो जस्ट ट्रेन के जस्ट बगल की जो पटरी है वही पे लगा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि ट्रेनें जाती हैं वहां पे, कोई भी कुछ चीज बनी वहां पे उस डाला और एक से दूसरी जगह पे आराम से इजीली ले जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं परिवहन ही होना चाहिए। ट्रेन वाली तो एक बात अलग है, लेकिन दोस्तों आज के ट्रक माध्यम से भी कुछ जा रहे हैं, तो मतलब उसके लिए ट्रांसपोर्ट की सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उस तैयार हुए माल को एक से दूसरी जगह ले जाया जा सके जहां उनकी जरूरत है। तो उद्योग कहां लगाएंगे आप? जहां उनके लिए हमारे लिए परिवहन भी मिल सके, जिससे हमारे जो भी माल बनाए वो आराम से पहुंचाया जा सके। अब हिमालय है, आप अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ऐसे कुछ राज्यों की बात करें तो वहां पे क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पे क्या है कि हम जो यातायात की सुविधा है, साधन नहीं है, वहां पे ट्रेन नहीं, आपकी पटरी नहीं बिछ सकती, क्योंकि उबड़ खाबड़ है, पर्वत क्षेत्र है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे ट्रेन आराम से नहीं बिछा सकते उसकी पटरी, वहां पे सड़क भी नहीं है जिससे कि साधन आ सके। तो वहां पे उद्योग अवस्थित नहीं करेंगे हम, क्योंकि भाई हमके तैयार माल हो गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह भी हमको ले जाना है, तो हम वहां व्यवस्थित करेंगे जहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इसी वजह से आप अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, जो भी कुछ हिमालय के जो कुछ एरिया है, जैसे सिक्किम है और ऊपर का जो असम का भी थोड़ा सा पार्ट है, तो वहां पे क्या है कि जो यातायात के साधन उपलब्ध नहीं है, उधर अच्छी सड़क नहीं है जिससे कि साधन आया जा सके, और वहां पे ट्रेन की भी सुविधा नहीं है जिससे कि तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो इसलिए में पड़ा परिवहन। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरी बात है कि बाजार की उपलब्धता। अब हमने माल तो बना लिया, लेकिन उसको बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए। किसको बेचेंगे? घर में थोड़ी ना उसका यूज करेंगे, क्योंकि हर एक जो भी एक उत्पादक होता है उसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है? लाभ कमाना। जितना हो सके उसके जो सिद्धांत है वो लाभ के आधार पर तो होता है जी। अब आप इकोनॉमिक्स में जैसे आप हायर क्लास में जाओगे तो सब चीजें पढ़ोगे। तो जो भी दोस्तों उसके लिए बाजार भी उपलब्ध होना चाहिए, जिससे वो माल आराम से बेच सके। लेकिन कुछ ऐसा दोस्तों होता है, कुछ माल ऐसे होते हैं जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे राज्य हैं, दूसरी कंट्रीज में भी जहां तक लाया जाता है। लेकिन कुछ छोटे जैसे पेन है, कोई भी किताब बनाई, कोई भी खिलौने या कोई भी छोटी मोटी टोकरी, ये सब के लिए तो नॉर्मल बाजार ही, स्थानीय बाजार चाहिए। तो हम सब दोस्तों कह सकते हैं कि बाजार की उपलब्धता भी होनी चाहिए। चौथी बात करें दोस्तों, बाजार में भी क्या क्या होना चाहिए? परिवहन बताया, श्रमिक बताया। दोस्तों तीसरी हो जाएगी उसके लिए बैंक सिस्टम है, कुछ भी लाइसेंस है, जो भी कुछ चाहिए हमको, जीवन बीमा है, ये सारे भी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमको अब देखिए पैसा इधर से उधर लग रहा है, तो उसके लिए हमको बैंक से पैसा चाहिए, आराम से निकाल जा सके। कैश आप आराम से किसी दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए हमको बैंकिंग सिस्टम भी पास में ही होना चाहिए, श्रमिक होने चाहिए, परिवहन क्षेत्र होना अच्छा होना चाहिए, और कच्चा माल है दोस्तों, मेन पॉइंट है कच्चा माल। कच्चा माल भी उसी के नजदीक होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब और एमपी में कोई भी उद्योग लगा रहे हैं और कच्चा माल केरल से ला रहे हैं, तो आपको कितना लागत लगेगी? समझिए, बहुत सारी लागत लगेगी। और लागत लगने का अर्थ क्या हुआ कि आप कोई भी चीज बनाएंगे उसको भी आप महंगा कर देंगे, क्योंकि अब जो आपको लागत, जो भी यातायात के साधन में वहां से लाने में जो आपको कुछ पैसा लगा आप उसको निकालना चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो उसके क्या है कि कोई भी जो उत्पाद बनेगा उसकी भी वो कीमत डायरेक्टली बढ़ा देंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि किसी भी उद्योग की उपस्थिति के लिए वहां पे पास में ही कच्चा माल होना चाहिए। जैसे आप पश्चिम बंगाल की ओर चलिए, उड़ीसा चलिए, झारखंड चलिए, वहां पे क्या है, कुछ कोयला के वो हैं, खनन है, वहां होता है कोयला के कुछ खाने हैं, बगल में ही लोहा है, जो लोहा इसक मिलता है। तो अगर लोहा इसक है और तो आप देखोगे कि विश्व सरैया है, या आप जैसे ही आप वहां जाओगे, उड़ीसा है, राउरकेला है, भिलाई है, जो भी कुछ वहां पे जो संयंत्र लगे हुए हैं उसको कच्चा माल क्या है? लोहा आराम से मिल रहा है, जो उड़ीसा से मिल रहा है, रानीगंज है वहां से उनको बोकारो, इनसे क्या है? कोयला मिल रहा है, लो मिल रहा है, वहीं पे पानी, जो नदियां हैं वहां से पानी भी मिल रहा है उनको। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि उनको जो कच्चा माल चाहिए, जो शक्ति के साधन चाहिए, शक्ति साधन में भी बताऊंगा, तो कच्चा माल उनको पास ही होना चाहिए। अब जैसे आप पश्चिम बंगाल में कोई भी उद्योग लगा रहे हैं, कच्चा माल आप राजस्थान से ला रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लागत हो सकता है लेकिन लागत लगेगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए कच्चा माल ही उसी के पॉइंट के नजदीक होना चाहिए, जिससे कि लागत आने जाने में बहुत ही कम लगे। तो कच्चा माल समझ पाए, कोई भी उद्योग लगा रहे हैं उसका कच्चा माल अलग, सबका अलग अलग होता है। आप वस्त्र उद्योग लगाना चाहते हैं उसका कच्चा माल पटसन, जूट, जो भी कुछ होता है, कपास वगैरह, ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों के शक्ति के साधन हैं। शक्ति के साधन का अर्थ हुआ कि उसको उत्पादन करने के लिए उसमें कोई भी जो तकनीक लग रही है उसको चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जो भी कुछ शक्ति के साधन चाहिए वो भी नजदीक होना चाहिए। पानी है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो भी होना चाहिए। और भी कुछ मशीनें हैं जो भी शक्ति की चाहिए उसके लिए, तो वो सब क्या है, नजदीक होना चाहिए। तो ये सारे दोस्तों जो कुछ पॉइंट थे कि उद्योग की अवस्थिति को ये प्रभावित करते हैं। कच्चा माल हुआ, श्रमिक हुए, पूंजी हुए, परिवहन हुए, बाजार की उपलब्धता हुई, यातायात के साधन हुए, परिवहन हुए। तो ये सभी पॉइंट है दोस्तों जिसके जरिए हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब दोस्तों आगे कहते हैं कि जो हमने उद्योग भी पढ़ा, फिर उद्योग का हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। जैसे आप 10th क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी पढ़े हैं, तो उसमें क्या कुछ दो तरीके के 2 3 4 दे रखे। जैसे आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो बहुत सारे उसके जो वर्गीकरण दे रखा है, किसी आधार पर, किसके आधार पर। लेकिन जैसा मैं जानता हूं दोस्तों, जो 10th क्लास में दे रखा है उसके आप दो, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, इनको आप कर लीजिए, इनका बहुत इंपोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। उसमें दे रखा है और भी वो निवेश के आधार पर, उसके आधार पर वो इतना पूछा नहीं जाता। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, कोई भी पेपर इतना वो नहीं पूछा जाता, ज्यादा प्रायोरिटी इनकी रहती है। तो दोस्तों जैसा है, जैसा मैंने अभी बताया कि उद्योगों का, जैसे मैंने अभी बताया कृषि और उद्योग के बीच में जो कुछ मैंने बीच में जो पूरक कैसे, वो मैंने बताया कि उद्योग कुछ ऐसे उद्योग है कच्चे माल के आधार पर जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं। तो हम कह सकते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण है वो हम कैसे कर सकते हैं, किसके आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। हर उद्योग अलग है, हर तरीके से अलग है, उसमें निवेश अलग लग रहा है, उसका जो आकार है वो अलग है, उसका जो कच्चा माल है वो अलग है, उसकी अवस्थिति अलग है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हर उद्योग अपने आप में एक अलग अपनी विशेषता रखता है, हर तरीके से, हर टर्म से, अब एक दूसरे से विभिन्न भी है। ठीक है, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों को कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः हमको ऐसे कर सकते हैं, तो 10th क्लास में सिर्फ इतना ही दे रखा है और आगे भी है, तो आप दोनों को कर लीजिए। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, अगर इससे कोई भी आता है तो यही पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों को कैसे बांट सकते हैं। तो दोस्तों कच्चे माल के आधार पर तो कृषि आधारित कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं वन आधारित भी कर सकते हैं, कुछ वन के, खनन आधारित है, खनिज के आधारित हैं, कुछ पशुओं के भी आधारित है, पशुओं के ऊपर है, लेकिन आपके में इतना नहीं दे रखा। ठीक है, आपके कृषि और ये वन और खनिज वाला जी दे रखा है। मतलब कच्चे माल के लिए जो उद्योग है वो कृषि पे कैसे डिपेंड है, क्यों कच्चा माल तो हर एक के लिए चाहिए, लेकिन कुछ कृषि से ही चाहिए उनको कच्चा माल, किसी को खनिज से चाहिए, किसी को पशुओं से चाहिए। और कोई लुगदी भंडार है, कोई माचिस का है, तो उसके लिए कच्चा माल उनको कृषि से थोड़ी चाहिए, उसको चाहिए वनों से, क्योंकि उसके लिए वनों से लकड़ियां हैं, लुगदी बना रहे हैं पेपर के लिए तो उसको लकड़ी चाहिए। अब कोई उद्योग है उसको कोई भी ऐसा तेल बना रहा है कोई भी, तो उसको वनस्पति चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कच्चे माल के आधार पर, पशुओं के आधार पर भी उद्योग जो अपने कच्चे, और कह सकते हैं कि कच्चे माल के आधार पर, जो कच्चे माल के रूप में पशुओं पर निर्भर है। जैसे आप देख लीजिए, उसके कोई भी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उसके जो भी मांस होता है, उसकी जो स्किन होती है, उसमें कुछ उद्योग होते हैं जो डिपेंड है। तो मतलब पशुओं के आधार पर जो वैसे उद्योग होते हैं जो अपने कच्चे माल के ऊपर, कच्चे माल के लिए प्रत्यक्ष रूप से पशुओं पर निर्भर है। अब कृषि पे कौन से है दोस्तों, अब वैसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि उत्पादों पर डायरेक्टली रूप से कच्चे माल के लिए क्या निर्भर हैं, तो वो कौन से हुए, बना कृषि आधारित उद्योग। और कृषि में कौन से दोस्तों, जैसे अब कपास है, कोई भी कपड़ा उद्योग है, तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए। कपड़ा ये तो नहीं आप कपड़ा को पिजा सकते हो, उसके लिए कच्चा माल होगा कोई ना कोई। तो कपास उद्योग है, जो कपड़ा उद्योग है, उसको कच्चे माल के रूप में कपास चाहिए, जूट है, पटसन है, तो कहां से चाहिए, कृषि से चाहिए ना। कहां से हो रहा है, कृषि से हो रहा है। तो कृषि के आधार पर कच्चे माल के लिए कुछ जो उद्योग है वो निर्भर है। तो कृषि आधारित उद्योग कौन से होंगे, जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। इसमें आप कपास उद्योग लिख सकते हो, पटसन है, जूट है, रेशम है, ये जो भी कपड़े के उद्योग हैं। और आप इसमें वो भी लिख सकते हो जो भी मसाले के उद्योग हैं, आप इसमें कॉफी कर सकते हो, चाय कर सकते हो, रबड़ उद्योग कर सकते हो। ये उद्योग किसके लिए, अपने कच्चे माल के लिए कहाँ निर्भर है जी, कृषि पर निर्भर है, जो कृषि किसान लोग करते हैं। तो ठीक है, कच्चे माल के आधार पर बात कर रहे हैं, उसमें 4 पढ़े मैंने। लेकिन आप पशु और इसको वन को छोड़ दोगे तो आप चल सकता है, क्योंकि आपके में सिर्फ कृषि और खनिज दे रखा है। अब कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जो अपने कच्चे माल के लिए वनों पर आधारित हैं, उनको क्या कहते हैं, वन पर आधारित उद्योग। कैसे, माचिस बनाना चाहते हैं उद्योग में, तो उसके लिए जो सीन जो होती है उसकी लकड़ी वो यहाँ से जंगल से चाहिए, वन से चाहिए। कुछ ऐसे उद्योग हैं, लाख उद्योग हैं, चूड़ी बनाने के लिए उद्योग हैं, कुछ शहद के उद्योग हैं, कुछ वनस्पतियों के उद्योग हैं, कुछ जो लुगदी है, कागज बनाने के उद्योग हैं। तो ये कच्चे माल इनको चाहिए, कहां से चाहिए, वन से। तो हम कह सकते हैं ये उद्योग हैं, वन पे आधारित उद्योग है। अगर इनको कोई भी चीज बनानी है तो अपने कच्चे माल के लिए किस पर निर्भर होंगे, वनों पर
निर्भर होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों खनिज उद्योग। कुछ ऐसे उद्योग हैं जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर है। खनिज पर निर्भर कौन कौन से उद्योग हुए दोस्तों? एक हुआ एल्युमिनियम है, आपका जो भी कुछ सीमेंट उद्योग है, और भी कुछ केमिकल्स बनते हैं, लोहा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और एल्युमिनियम उद्योग है। जो उद्योग क्या है, इनको कच्चा माल चाहिए तो वो कहां से चाहिए? वो खनिज से चाहिए। उनको जो भी कुछ माइनिंग होती है वहां से उनको कच्चा माल चाहिए। तो दोस्तों हमने बात की कि उद्योगों के वर्गीकरण में कच्चे माल के आधार पर हमने मुख्य 4 पढ़े दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों स्वामित्व के आधार पर। जैसा दोस्तों मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था संसाधन में बताया था, उसमें स्वामित्व के आधार पर कुछ संसाधन थे। तो उसमें मैंने बताया कि स्वामित्व का अर्थ होता है कि ओनरशिप उसकी किसकी है, वो किसके अंडर में काम कर रहा है, उसका मालिक कौन है, वो किसकी ओनरशिप में काम कर रहे हैं, वो बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो इसमें दोस्तों जैसा मैंने उसमें बताया, इसमें भी सेम वही है, बस इसमें आप उद्योग कर लीजिए और उसमें सिर्फ आप कच्चा संसाधन कर लीजिए। बस अंतर संसाधन का है, लेकिन वो भी स्वामित्व के आधार पर है और ये भी स्वामित्व के आधार पर है। तो दोस्तों इसमें होता है, मुख्य तो होते हैं, एक होता है सार्वजनिक उद्योग, ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक है। एक है निजी उद्योग, एक है संयुक्त उद्योग, और चौथा उद्योग है दोस्तों सहकारी, आप देख कह सकते हैं सहकारी। अगर आप वो चैप्टर पढ़े होंगे तो आप आराम से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। सिर्फ आपको उद्योग की जगह पे क्या करना है, सिर्फ आपको उस संसाधन की जगह पे सिर्फ आपको उद्योग लिखना है, डेफिनेशन वही रहेगी। अब दोस्तों बात करेंगे जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं, ये क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कभी बहुत इसका इंपोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा, इस चैप्टर से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि स्वामित्व के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो जो सार्वजनिक उद्योग है दोस्तों, वो ऐसा उद्योग है जिसका जो संचालन है, जिसका जो सार्वजनिक उद्योग है, जिसका संचालन है, जिसकी जो कार्यप्रणाली है, जिसकी लाभ और हानि किस पर डिपेंड है, वो सीधा सा जो किस पर, सार्वजनिक, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी अगर इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, इसका संचालन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। इसकी लाभ और हानि होगी वो सीधा किसको प्रभावित करेगी? गवर्नमेंट को। मतलब सार्वजनिक उद्योग वे उद्योग होते हैं जो सरकार के अंडर काम करते हैं और उस पर जो नियंत्रण होता है, उसका संचालन होता है, वो सरकार के हाथों में होता है। आप देख लीजिए, सेल देख लीजिए, वेल, ये कौन से उद्योग है? ये सार्वजनिक उद्योग है। सार्वजनिक उद्योग कैसे हुए दोस्तों? क्योंकि जो सेल है और जो वेल है, ये कैसे ये सरकार के हाथ में आते हैं और ये सरकार के अंडर काम करते हैं। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो जो सेल है उसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 1954 को, ये भी आप कर लीजिए, ठीक है। कौन सी? सेल है और वेल, इसकी सेल की स्थापना 1954 को हुई। तो सारे उद्योग कौन से हुए? वैसे उद्योग हुए जिनका जो संचालन है वो सरकार के हाथ में होता है। जो भी मुनाफा होगा वो सरकार को जाएगा, जो भी कुछ घाटा हानि होनी है वो भी सरकार को जाएगा। कुछ भी जो भी इसमें कुछ करना है वो सब सरकार के हाथ में होता है। उसको क्या करना है, इसमें परिवर्तन करना है, लाना है, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब बात करते हैं निजी के में। सिंपल सा है, ये सब निजी हाथों में होगा, इसका कंट्रोल या जो भी नियंत्रण होगा वो निजी हाथों में होगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हो। जैसे बजाज है, आप देख लीजिए, ये किसके अंडर में है? ये गवर्नमेंट से, सॉरी निजी, कोई भी एक आदमी है, कोई भी होगा मालिक, उसके अंडर में। तो निजी उद्योग कौन से हुए दोस्तों? अब बात करते हैं संयुक्त उद्योग कौन से होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप इसमें अगर अंतर आता है, कभी कभी अंतर ये पूछ लेता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर क्या है, तो आप 3 पॉइंट में इसका आंसर दे सकते हैं। पहला कह सकते हैं कि सार्वजनिक उद्योग क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सार्वजनिक उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसके जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं और सरकार ही उनका संचालन करती है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार या सार्वजनिक हित करना। कह सकते हैं सार्वजनिक, जैसे बर्ड सी आप समझ रहे हो, सार्वजनिक सबका मतलब हित होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट कौन सा लिखोगे कि इन उद्योगों का, सार्वजनिक उद्योगों का हित होता है मुख्यतः सार्वजनिक या लोगों का हित में काम करना, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या हुआ इनका? सार्वजनिक हित। तीसरा पॉइंट आप इसके एग्जांपल डाल सकते हो, तो 3 पॉइंट लिख सकते हो। ऐसे आप निजी की ओर चलिए, तो निजी उद्योग कौन से उद्योग हुए? जिसका नियंत्रण एक निजी आदमी के हाथ में है या निजी फर्म के हाथ में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निजी लाभ कमाना। बस ये चीज आप याद रखिए, इसका उद्देश्य ये नहीं होता कि लोगों का भला करना, कल्याण करना है। ये सब सार्वजनिक का होता है कि लोगों का कल्याण होना चाहिए, उनके हित में काम करना चाहिए, उसका सार्वजनिक विकास होना चाहिए। लेकिन निजी उद्योगों का ऐसा उद्देश्य कतई नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है अपने हित का कार्य करना या उनका लाभ कमाना। तीसरा आप इसका कोई भी एक एग्जाम्पल डाल लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या आप असमानता देख सकते हैं और आप आराम से लिख सकते हैं। तो तीसरा है दोस्तों संयुक्त उद्योग। तो जैसा आप एक संयुक्त देख रहे हो, संयुक्त वर्ड सी आप समझ रहे हैं। संयुक्त उद्योग एक ऐसे उद्योग होते हैं जिनका नियंत्रण, जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट और एक निजी इंसान या दोनों के हाथ में होता है। सरकार भी उसमें अपना इंडल्ज है और जो निजी फर्म है वो भी है, मतलब इसका नियंत्रण दोनों के पास होता है।
सार्वजनिक सरकार का भी और एक निजी फर्म का भी। ठीक है, और दोस्तों अब इसका अंतर पूछे तो आप तीनों में अंतर पूछे तो आप इसमें ये लिख सकते हो, सार्वजनिक संयुक्त उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका जो कंट्रोल है, जिनका जो अंडर किसके कंट्रोल काम करते हैं, ये इनका नियंत्रण किसका होता है, सरकार का भी है और निजी लोगों का भी है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है दोस्तों सार्वजनिक हित करना है, लेकिन साथ ही साथ लाभ भी कमाना होता है। आप देख लीजिए दोस्तों ऑयल लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, दोस्तों ये दोनों संयुक्त क्या एक फर्म है, इसका उद्देश्य है लोगों का कल्याण भी होना चाहिए और हमारा मुनाफा भी होना चाहिए, हमारा लाभ भी होना चाहिए। अब बात करें दोस्तों सहकारी उद्योग में अभी इतना खास इसमें नहीं है, लेकिन इसमें यही कहा गया है कि सहकारी उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसके जो कच्चा माल है वो उत्पादक या जो भी श्रमिक है वो सब लगाते हैं। जैसा आप केरल में देख लीजिए जो नारियल उद्योग है, क्योंकि केरल में दोस्तों नारियल उच्च मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में वहां पे पाया जाता है, तो यहाँ के कुछ एक नारियल उद्योग हैं, वे उद्योग क्या है, एक सहकारी अंडर में आते हैं, क्योंकि उनका जो ज्यादा उसमें निवेश भी नहीं चाहिए, ज्यादा उनको कोई एरिया भी नहीं चाहिए, कोई इतना बड़ा उद्योग नहीं होता, लघु उद्योग माना जाता है। इस उद्योग में दोस्तों जो कच्चा माल है वो भी उत्पादक जो कर रहे हैं उन्हीं के अंडर में आता है, और जो श्रमिक काम कर रहे हैं कभी कभी वो भी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और इसी के माध्यम से सहकारी उद्योग का निर्माण होता है। दोस्तों तो हमने पढ़ा कि उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर हमने पढ़ा। ठीक है, 4-5 पढ़े और सामर्थ्य के आधार पर हमने 4 पढ़े, इसमें आप आराम से लिख सकते हो। अब दोस्तों देखेंगे आगे इसमें क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमने जैसे पिछले पढ़ा कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से थे, मतलब वैसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि पे निर्भर हैं। तो उसी में हमने पढ़ा था वस्त्र उद्योग, जैसे पटसन है, जूट उद्योग जैसे मैंने पढ़ा था। तो जो वस्त्र उद्योग है वो भी क्या है, कृषि पे आधारित हैं। कुछ वन उद्योग हैं, कुछ जो भी है, कुछ खनिज उद्योग हैं, जो भी है वो। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो वस्त्र उद्योग है वो कृषि पर आधारित है, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे आराम से दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो वस्त्र उद्योग है उसमें है सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि वस्त्र भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। तो जो वस्त्र उद्योग है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो दोस्तों जो सूती वस्त्र उद्योग है, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग जो भी उद्योग है दोस्तों वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। तो उसी के लेते हुए हम जैसे आज पढ़ेंगे इसके कि उसका दोस्तों जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आरंभिक उसकी स्थिति क्या थी, अर्थव्यवस्था में उसकी क्या भूमिका है, लोगों को रोजगार कितना उपलब्ध कराता है, उसकी कुछ निर्यातक देश कौन से हैं, भारत में उसका वितरण कहाँ है, कुछ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं वो क्या है, आज के समय में कुछ चिंता की विषय क्या है उसके क्षेत्र में अगर देखा जाए वस्त्र उद्योग में, तो वो हमें सब इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला दोस्तों बात करें कि जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो दोस्तों जैसा आप हिस्ट्री पढ़ते हैं आपने पढ़ा होगा कि शुरुआत में देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सूती वस्त्र उद्योग था वो हाथ से बनाया जाता था, हाथ कर्मों का उपयोग करके किया जाता था, उससे बुन के वस्त्र तैयार किया जाता था। तो उसकी क्वालिटी सीधी सी बात है, मशीन से और हाथ से जो करगांव से हथकरघाओं से जो बनता था, बुन के बनता था, उसकी क्वालिटी में कुछ न कुछ अंतर आएगा, सीधी सी बात है। पहले दोस्तों तो जैसा आप देखोगे कि 1750 के दशक की बात की जाए, 1700 की दशक, जैसे ही अब इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई वहां पे मशीनों का क्या है, मशीनों की खोज हुई, मशीनों का निर्माण होने लगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग में मशीनें आने लगी तो भारतीय क्षेत्र में या भारतीय आप उपमहाद्वीप में देखोगे कि जो वस्त्र उद्योग था वो इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। कहने का अर्थ ये हुआ कि उस समय जो भारत में हाथों से बनाए जाते थे कपड़े और इंग्लैंड में जो मशीनों से, जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई मशीनों से कपड़े बनाए जाने लगे और उसके लिए भारत उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, क्योंकि मशीन के बनने के कारण वो सस्ते थे और भारत के हाथों से बनने के लागत ज्यादा थी, वो महंगे थे, इस वजह से बाजार में उनकी कोई ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती थी। तो दोस्तों जो इंग्लैंड में जो कपड़े बनते थे उसका कच्चा माल का स्रोत भारतीय उपमहाद्वीप था। जैसा आप देखते हैं 1600 के समथिंग, जैसा देखते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश लोग भारत में आने लगे, धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप को वो एक कच्चे माल के रूप में देखने लगे, खासकर कपास के रूप में, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और अपने देशों में धीरे धीरे आप देखोगे कच्चे माल से ले जाते गए और अपने देशों में उसी कच्चे माल का उपयोग करके वस्त्रों का निर्माण करके भारतीय बाजारों में आने लगे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि कच्चा माल यहां से ले जा रहे हैं और मशीनों से सस्ती दर में, सस्ती रेट में बना के और भारतीय उपमहाद्वीप में उतार रहे थे और उसकी रेट कम थी। इस वजह से भारतीय जो कपड़ा उद्योग था पहले जो हाथों से बनता था वो उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका और वो सीधा सा पतन हो गया उसका।
ठीक है। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो पहले जो ब्रिटिश लोग थे वो सीधा सा भारत से आते थे, लेकिन बात देखने की ये है दोस्तों कि उसी समय पीरियड में एक दूसरे देश और एक दूसरे देश, दोनों देशों में उसी चीज का व्यापार, उसी का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसकी बेचने की उसकी जो कैपेसिटी है वो दोनों ही देशों में अलग थी। वो था सिर्फ मशीनों का आगमन जो हुआ था उसी देश। तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि पिछले समय में जो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग था वो इतनी उन्नत अवस्था में नहीं था और सीधा सा वो हाथों से बनाया जाता था, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। जैसा ही देखा जाए ब्रिटेन में ये बनने लगा, धीरे धीरे ये पूरे विश्व में धीरे धीरे होने लगा, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वो भारत से कच्चे माल के रूप में ले जाते थे, क्योंकि शुरुआत में भारतीय जो गारो खासी जयंती आप पढ़ते हैं वो क्षेत्र पूर्वी भारत है और आपका महाराष्ट्र का, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, ये सारे देश हैं जो सॉरी स्टेट है, वो क्या है और प्रचुर मात्रा में कपास उत्पादित की जाती थी और उस कपास को ये सीधे से लोग कहाँ ले जाते थे, ब्रिटिश लोग ब्रिटेन में ले जाते थे। जैसा देखा जाए दोस्तों जो यूरोपियन कंट्री थी, जो विश्व युद्ध चल रहा था उस समय दोस्तों, जैसे ही आप देखोगे पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो जो पहला विश्व युद्ध था दोस्तों उसके समय में जो यूरोपियन कंट्री थी उनमें क्या है लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था। उसी समय में जो लोग क्या करते थे, कच्चा माल भारत से ले जाते थे और उनके लिए जो भी कुछ जरूरत चीजें से वहां से उत्पादन करते थे और यहाँ से कच्चे माल के रूप में भारतीय कपास को ले जाते थे। तो उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई फलने फूलने दिया। कह सकते हैं कि कच्चा माल का स्रोत होने के बावजूद भी इन लोगों ने कच्चे माल को यहाँ से ले जाना और यहाँ से ये लोगों को मुआवजा देते थे, कुछ ऐसा कुछ कंपेंसेशन देते थे जिससे कि लोगों से कुछ कपास उगाएं और उनको मोटिवेट करते थे और उनको कम दामों से यहाँ से कच्चे माल को ले जाते विदेशों में वहां पे उत्पादित करते। तो ये इसकी दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है कि भारतीय जो वस्त्र उद्योग है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। और दूसरी यार पृष्ठभूमि की बात करें दोस्तों तो पहले जो कपास उत्पादन था या आप कह सकते हैं वस्त्र उद्योग, वो सिर्फ मुख्य कुछ बाजार थे वहीं तक था। जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, चेन्नई वाला जो तमिलनाडु क्षेत्र है, मद्रास है, यहाँ पे ही होता था। बात यह है कि उस समय में आरंभिक स्थिति में ये वहीं पे क्यों होते थे, वहीं पे उसका उत्पादन क्यों होता था, तो उसका कारण था दोस्तों जैसे मैंने बताया कि किसी उद्योग को क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं। उसी तरीके से जब देखा जाए तो क्या है, पत्तनों की सुविधा थी, पत्तनों की सुविधा करते हुए दोस्तों एक देश से दूसरी जगह कच्चा माल ले जाना, उत्पादित माल को एक से दूसरी जगह ले जाना। और एक बात ये भी दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जो ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ से कच्चे माल को ले जाते, वो किसके जरिए, जहाज उस टाइम इतना नहीं थे जो एरोप्लेन से, तो पानी के जहाज से ले जाते थे, पानी से जहाज के ले जाके वो अपने देशों में ले जाते थे। तो जैसे आप कोलकाता से ले गए, गुजरात से ले गए, तो वहां पे क्या है दोस्तों, कच्चा माल तो वहीं से इकट्ठा करेंगे, तो वहां पे लोग को उनको क्या है, जैसे ये कंट्री आप देख लीजिए, जैसे आप बीच में मध्य प्रदेश में कोई कच्चा माल बनना है और गुजरात का ये क्षेत्र है, तो गुजरात से अगर यहाँ से कच्चा माल या यहाँ से बीच में उनको पत्तन तक लाने के लिए बहुत सारा वो चाहिए, लागत चाहिए, परिवहन चाहिए, तो उससे इतनी उन्नत अवस्था में नहीं था या इतना वो लागत में नहीं ले जाना चाहते थे। तो इसी वजह से जो पत्तन के नजदीक नगर थे वहां पे ही किसानों को कहने लगे कि आप यहीं पे कपास उत्पादित कीजिए, क्योंकि हमको बीच जो मध्य भारत है वहां से पत्तनों तक ले जाने में हमको बहुत लागत लगती है। तो उनको बोला कि आप यहीं गुजरात अगर पत्तन के सहारे आ, तो इसी वजह से जो पत्तन के सहारे पहले जो भी कुछ भारत के कुछ शहर थे वहीं पे ये पनपने लगा कपास उद्योग या वस्त्र उद्योग। तो जैसे कांडला था तो यहाँ पे क्या है, लोग यहीं पे करने लगे, लोगों से भी ब्रिटिश लोग बोलने लगे कि आप यहीं पे कीजिए। अब तीसरा बात करें आप मुंबई की, तो मुंबई से बोलने लगे क्योंकि मुंबई का जो दक्कन है, आप जैसा मैंने बताया आपको कि मृदा वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कपास मृदा, जो कपास मृदा किसको कहते हैं, काली मृदा को। तो वहां पे काली मृदा जो दक्कन का पठार है, विंध्याचल है और जो भी कुछ द्रोणी है, वहां पे क्या है कि कपास उत्पादित की जाती, क्योंकि वहां की जो कपास काली मिट्टी थी तो उसके लिए उपजाऊ थी, उसकी स्थिति सही थी वहां पे। तो इसी वजह से जो दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र का जो पार्ट है, वहां पे काली मृदा पाई जाती थी और वहां पे उच्च मात्रा में, अच्छी पर्याप्त मात्रा में वहां पर कपास उत्पादित की जाती थी। इसी वजह से शुरुआत में देखा जाए तो भारत के वस्त्र उद्योग कुछ अमूमन कुछ चुने हुए या कुछ चुनिंदा ही जगहों पे थे, एक तो गुजरात, यहाँ पे मुंबई, और बात करें कोलकाता की तो कोलकाता पे, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश लोग यहाँ से भी ले जाते थे, तो कोलकाता है, मद्रास है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी शहर उस समय जब ब्रिटिश भारत में आए थे, जब पत्तनों से जो भी शहर टिके हुए थे वहां पे कपास उत्पादित की जाती थी, वही धीरे धीरे इसका संकेंद्रण बढ़ता गया और भारतीय आरंभिक स्थिति में कपास उत्पादन या वस्त्र उद्योग इन्हीं शहरों में विकसित होने लगे। तो ये था दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय कपास उद्योग की, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, किस तरीके से फला फूला, किस तरीके से कुछ चुनौतियों का सामना किया। तो इसी तरीके दोस्तों देखा जाए तो भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में खुला दोस्तों, इसी की वजह क्योंकि वहीं पे कपास उत्पादन की जाती थी। आज भी देखा जाए तो कपास का जो कच्चा माल है वो मुख्य स्रोत दोस्तों महाराष्ट्र है, क्योंकि वहां काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा के होने के बावजूद वो उपजाऊ क्षेत्र है, वहां पे कपास उत्पादित
की जाती है वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की। अब बात करते हैं दोस्तों जो आरंभिक स्थिति, जैसे मैंने बताया गुजरात बताया, महाराष्ट्र बताया, मुंबई, पुणे है, और आपका मद्रास है, कोलकाता है, तो आरंभिक स्थिति कैसे थी और इन्हीं जगह पे क्यों होता था। कभी कभी ये भी आपको वैल्यूइस्ट पूछ सकता है कि आरंभिक समय में भारतीय कपास उद्योग इन्हीं इन्हीं शहर में क्यों सकेंद्र था, इसी में क्यों केंद्र था। तो इसका आराम से लिख सकते हो, क्योंकि उस समय ये पर्यटन, ये जो भी शहर थे वो पत्तनों के बसे हुए थे, पत्तनों के बगल में ही, और वहां पे ऐसी वैसे कपास उत्पादित होने लगी। अंग्रेज लोग वहीं पे फोर्स करने लगे कि आप यही कपास उत्पादित कीजिए, क्योंकि हमको लागत लेने में ज्यादा पड़ती है। तो इसी वजह से मुंबई, गुजरात, इन सारे क्षेत्रों में सबसे पहले कपास उत्पादित की जाती और कपास जो उद्योग है वो यहीं पे विकसित हुआ। तो कभी कभी पूछा जाता है, आप ये लिख सकते हो। दूसरा वहां पे दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि रत्नागिरी एक जिला है महाराष्ट्र का, वहां पे उनको श्रमिक मिल जाते थे, परिवहन के साधन अच्छे थे उसी जगह पे। तो इसी वजह से जो आरंभिक जो भारत में कुछ स्थान थे, जो स्थिति थी, वो उससे मुख्य 4-5 जगह थी, यहीं पे धीरे धीरे होने लगा और सेकेंडर धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन आज की स्थिति ऐसा नहीं है दोस्तों, आज ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे इसके उद्योग बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आरंभिक स्थिति चारों जगह क्यों थी ये मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में सूती वस्त्र उद्योग का क्या योगदान है। पहले मैंने बताया, इससे पहले बताया कि उद्योगों का क्या योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, लेकिन अब बता रहा हूं कि मुख्यतः सिर्फ इसी उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो दोस्तों ऐसा है आज के समय में कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है या जो उद्योग है, उद्योगों से जितना जीडीपी बढ़ती है उसका 1/4 भाग सिर्फ सूती वस्त्र उद्योग से ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि सूती वस्त्र का उद्योग का जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी हद है। और यही स्थिति है दोस्तों कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था में इस उद्योग को अच्छा स्थान प्राप्त है। उच्च कोटि की भारत में कपास है, अच्छा उत्पादन हो रहा है, और बहुत सारे विदेश में भी इसके बहुत सारे वो देश हैं जो इसको पसंद करते हैं, वहां पर निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों भारत की क्या भूमिका है। दूसरी भूमिका यह है दोस्तों कि जो कपास उद्योग है, जैसे मैंने बताया कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, और उसमें भी देखें दोस्तों तो क्या है, कपास का उत्पादन, इसका वस्त्र का उत्पादन कैसे होता था, हथकरघाओं से। लोग क्या है हाथ पे घर में बैठे ही बुनते थे, हाथों से उपयोग करते थे, तो उनको रोजगार मिलता था। लेकिन आज के समय में जब मशीनी युग हो गया है, फिर भी बहुत सारे लोग डायरेक्टली रूप से अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए उद्योगों में लगे हुए हैं, वहां से उनको पैसा मिलता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं इसका जीडीपी के होने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लोगों को, भारतीय लोगों की जनसंख्या बढ़ने के कारण आप देख सकते हैं कितना एक्सप्लोजन हो रहा है, भारतीय जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। तो उसी को देखते हुए ये उद्योगों में बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए उद्योगों में लगे हुए हैं, खासकर आप देखोगे सूती वस्त्र उद्योगों में। तो हम कह सकते हैं ये रोजगार का भी साधन है और भारतीय जीडीपी में इसका योगदान है। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो निर्यातक देश हैं, जैसे मैंने बताया आयात और निर्यात में क्या अंतर है, कभी कभी कंफ्यूज होता है। तो निर्यातक क्या मतलब जो निकाल रहे हैं दूसरे देश को दे रहे हैं, आयात मतलब आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है। तो दोस्तों निर्यात देखा जाए, जैसे देखा जाए आज के समय में, जैसे पिछले मैंने बताया कि ब्रिटेन था पहले कच्चे माल का, सिर्फ एक कंफ्यूजन नहीं करना है कि पहले 1600 से 1750 समथिंग इस पीरियड में देखा जाए, या आप कह सकते हो औपनिवेशिक काल में देखा जाए, तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन में दोस्त सिर्फ ये किसी लिए ले जाते थे, कच्चे माल के रूप में कपास को ले जाते थे, लेकिन वहां से तैयार माल को भारत में उतारते थे। तो तब इसका निर्यातक देश किसका था, सिर्फ कच्चे माल का। लेकिन आज के समय में यूएस है, जापान है, भारतीय कुछ पड़ोसी देश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत आज भी इनको कपास या कपड़ा उद्योग वस्त्र है वो निर्यात करता है। तो हम इसके निर्यातक देश, क्योंकि भारत का जो कपास उद्योग है, जो सूती वस्त्र उद्योग है, उसकी जो गुणवत्ता है वो उच्च है दोस्तों आजकल के इसका धार। लेकिन कभी कभी ये भी आता है कि इसके इतने बावजूद, इतना उच्च क्वालिटी का होने के बावजूद भी कुछ समस्या है सूती वस्त्र उद्योग में, वो भी आगे बताऊंगा। तो निर्यातक दोस्त में दोस्त जैसे बताया कि जापान है, यूएस है, और आपका जो नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, जो भी पड़ोसी देश हैं, और सारे अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ देश हैं। तो उन सारे देशों में भारत से आज भी ये सूती वस्त्र उद्योग निर्यात किया जाता है। जैसे कपड़े थान है, जिसके कपड़े के थान होते हैं, आज भी निर्यात किए जाते हैं, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में ये अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी इसकी होती है। तो इसी वजह से बहुत देश ऐसे हैं जो आज भी मांग करते हैं, और इन देशों में भारत अपना सूती वस्त्र उद्योग के जो भी कच्चे माल है उनको ये निर्यात करता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि आज के समय में इस उद्योग की कुछ समस्याएं क्या है। समस्या दोस्तों आजकल ये है, जैसे आप हैं, आपको एक उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो आपका मोटिव क्या रहेगा, लाभ कमाना, सीधी सी बात है, जैसा मैंने अभी निजी उद्योग में बताया आपको। तो जो आज का कपास है, भारतीय कपड़ा उद्योग है, उसकी समस्या ये है कि आज के समय में उसको एक लंबे रेशे या जो भी उसके कच्चे माल में वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि देखते हैं धीरे धीरे इसकी क्वालिटी कम होती जा रही है,
और लोग अपने मुनाफे के लिए भारत में इसको न देते हुए दूसरे देशों में कपास को निर्यात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा विदेश से ज्यादा मिल रहा है। लेकिन भारत में जनसंख्या होने के बावजूद भी क्या है, उनको क्यों भारत में क्या है कि इसकी जो जैसे कोई किसान है कपास उत्पादित कर रहा है, उसके भारत में उसका कम मूल्य है और विदेशों में नेपाल में बात करें तो ज्यादा रेट दे रहे हैं, तो वो कहां बेचेगा? सीधी सी बात है, नेपाल में। तो आज की कुछ समस्या भी है भारतीय जिसकी सूती वस्त्र उद्योग की। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि भारत में इसका वितरण कहाँ है। हमने बात की विदेशों में कौन कौन निर्यातक देश हैं, लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण कहाँ है, कहाँ पे इसका केंद्र है। तो बात करें दोस्तों जैसे जम्मू कश्मीर में देखिए श्रीनगर है, राजस्थान में अपना बीकानेर है, जयपुर है, यूपी की बात करें तो शाजापुर है, कानपुर है, वाराणसी है, एमपी में ग्वालियर है, और कुछ गुजरात की भी जगह है, झांसी है, दिल्ली, बहुत सारी ऐसी आज के भारत में इसका बहुत वितरण है इसका सूती वस्त्र उद्योग का। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने बात की पूरी बात की कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, इसका क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आरंभिक स्थिति इसकी क्या है, आजकल कहाँ स्थिति है दोस्तों। ठीक है, पिछली बात की अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है, रोजगार का सृजन करता है, साथ ही साथ ये भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी को बढ़ाता है, इसके मुख्य निर्यातक देश कौन से हैं और भारत में वितरण इसका क्या है, और आज भारतीय इस वस्त्र उद्योग की समस्या क्या है। दोस्तों आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम इसका आगे पढ़ेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट पढ़ा है दोस्तों, और जैसा आपको लगे दोस्तों, तो कुछ जैसे कुछ आपको लगे कुछ और पढ़ना है, किसी संबंध कुछ डाउट है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। ठीक है, और पहला मैं दोस्तों बात करूंगा आपको, जैसे हमने ये पढ़ाया मैंने कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो इसमें जो मैंने बताया 1854 में। दोस्तों अब मेरे को आप ये बताइए, इससे जुड़ा हुआ फैक्टर है, मैं आपसे एक क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं, जो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में पहली रेल कब चली, इसके बारे में बताइए। इससे फिर मैं इस टॉपिक को जोड़ूंगा, इससे क्या रेट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि भारत में पहली रेल कब चली। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।